बहुत पहले की बात है जब बेला त्रिवेदी थी जस्टिस, उसके बाद यह मामला नीचे गया, निचली अदालत से फिर ऊपर पहुंचा हाई कोर्ट में, और दोनों जगह बेल इनकी जमानत याचिका रिजेक्ट होने के बाद यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर अब फैसला सुनाया जा रहा है। फैसले की घड़ी आ गई है। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं और स्क्रीन पर अमलेंदु जी आपका स्वागत है। क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में अमलेंदु जी इस वक्त, क्योंकि उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा, मिरन हैदर, शिफाउर रहमान, ये तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली दंगे के आरोपी हैं, ये सब जेल में पिछले लगभग 6 साल से बंद हैं और आज फैसले की घड़ी है और बेंच बैठ चुकी है। बेंच ने शायद अपनी बात रखना शुरू कर दिया है। क्या कुछ है? जी राजीव जी, जस्टिस रविंद्र कुमार, जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच है, उसने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और फैसला जो सुनाया जा रहा है उसमें अब तक जो बात कही है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपीलें हाई कोर्ट के बेल देने से मना करने के कॉमन फैसले से आई है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लंबे समय तक जेल में रहने और आज़ादी पर दलीलें दी गई। यह अदालत संविधान और कानून के बीच एब्स्ट्रैक्ट तुलना नहीं कर रही है। आर्टिकल 21 संवैधानिक स्कीम में एक सेंट्रल जगह रखता है। प्री ट्रायल जेल को सजा जैसा नहीं माना जा सकता। आज़ादी से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए एक स्पेशल कानून के तौर पर लेजिस्लेटिव फैसला है कि प्री ट्रायल स्टेज में किन शर्तों पर बेल दी जा सकती है। देरी से जुडिशियल स्क्रूटनी बढ़ जाती है। चर्चा सिर्फ देरी और लंबे समय तक जेल में रखने तक ही सीमित रही है। यूएपीए के अपराध शायद ही कभी अलग अलग कामों पर सीमित होते हैं। कानूनी स्कीम इसी समझ को दिखाती है। यूएपीए की धारा 43D5 जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है। ये न्यायिक जांच को बाहर नहीं करता है या डिफॉल्ट की स्थिति में जमानत देने से इनकार करने का आदेश नहीं देता है। इतनी बात अभी तक आदेश में राजीव जी आई है। जी, मतलब ये यूएपीए इनके ऊपर लगाया गया है। अब यूएपीए क्यों लगाया गया? ये जेल में इतने दिनों से बंद हैं, इसको बताया जा रहा है कि जेल में इतने दिनों से बंद हैं तो इसको सजा के रूप में नहीं माना जा सकता है। और जमानत की याचिका पर सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई की देरी पर अपनी बात रखी जा रही है। जमानत का जो बचाव पक्ष है इस पे बात हो रही है। चर्चा केवल विलंब और लंबी कैद तक ही सीमित नहीं रह सकती। यहां कहा जा रहा है जमानत बचाव पक्ष के मूल्यांकन का मंच नहीं है। ये सारी बातें यहां कही जा रही है। और यहां यूएपीए के तहत आने वाले अपराध शायद ही यहां जो बातें हो रही हैं उचित प्रयोग के लिए न्यायालय को एक व्यवस्थित जांच करनी होती है। ये सारी बातें यहां कही जा रही हैं। अलग अलग यहां जो अपराध हैं अलग अलग कृत्यों के यूएपीए में होते हैं। ये सारी बातें यहां हो रही है अमलेंदु जी। और यहां फैसले को सुनाया जा रहा है। जो फैसला है वो सुनाया जा रहा है और आगे कहा जा रहा है कि जमानत जो है वो बचाव का मूल्यांकन करने का मंच नहीं है। न्यायिक रोक ड्यूटी से मुंह मोड़ना नहीं है। सही तरीके से लागू करने के लिए अदालत को एक स्ट्रक्चर्ड जांच करनी होगी। क्या जांच से पहली नज़र में अपराध का पता चलता है? क्या आरोपी की भूमिका का अपराध करने से कोई वाजिब संबंध है? ये अभी तक जी बिल्कुल आया है। बिल्कुल, यहां पर आपको बता दूं कि आज उमर खालिद, मिरन हैदर, गुलफिशा फातिमा, इन तमाम दिल्ली दंगे के आरोपियों के ऊपर फैसला, जमानत का फैसला आ रहा है। ये कोई केस का फैसला, ट्रायल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जमानत का फैसला है। और इस फैसले में आखिर क्या कुछ हो रहा है, फैसला सुनाया जा रहा है जिसमें इसमें कहा जा रहा है कि यूएपीए की धारा 43D5 जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है। यह न्यायिक जांच को बाहर नहीं करता है या डिफॉल्ट होने पर जमानत से इनकार को अनिवार्य नहीं बनाता है। यह बात यहां पर अपने फैसले में पूरी बात लिखी गई है। वो सारी बातें यहां बताई जा रही हैं और फैसला किस दिशा में जा रहा है यह देखना होगा। लेकिन इस वक्त 2 जजों की बेंच फैसला सुना रही है और इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जमानत बचाव पक्ष के मूल्यांकन का मंच नहीं है। न्यायिक संयम कर्तव्य का परित्याग नहीं है। उचित प्रयोग के लिए न्यायालय को एक व्यवस्थित जांच करनी होगी। क्या जांच से प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होते हैं? क्या आरोपी की भूमिका का अपराध घटित करने में कोई उचित संबंध है? ये सारी बातें सवालों के हिसाब से कही जा रही हैं, पूछी जा रही हैं, बताई जा रही हैं। ये जो फैसला है, निर्णय है, उस निर्णय में ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ रहा है
इस फैसले में अभी फैसला जो लिखा गया है उसको दोनों जजों की बेंच पढ़ रही है, जिसमें अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया हैं। इन दोनों जजों की बेंच इस फैसले को पढ़ रही है। आपको बता दूं कि 2 सितंबर को हाई कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया इन लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चली और 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 10 दिसंबर के बाद आज 5 जनवरी 2026 को फैसले की घड़ी है और फैसला पढ़कर सुनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों की बेंच की तरफ से। आगे क्या चल रहा है? जी, जस्टिस अरविंद कुमार जो है वो उन्होंने यूएपीए की धारा 15 जो है उसके स्वरूप और प्रयोज्यता को पढ़ा, जो आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करती है, और फिर ये कहा कि मौत या तबाही के अलावा इस नियम में ऐसे कई काम शामिल हैं जो सेवाओं में रुकावट डालते हैं और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं। यानी सिर्फ मौत का ही मामला नहीं है, अगर आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो रहा है तो वो भी यूएपीए के अंतर्गत आता है। धारा 15 जो है उसको वो बता रहे हैं जस्टिस अरविंद कुमार। जी बिल्कुल बिल्कुल, जस्टिस अरविंद कुमार ही फैसला पढ़ रहे हैं। जस्टिस अरविंद कुमार इस बेंच को लीड कर रहे हैं, इनके साथ हैं एनवी अंजारिया। इन दोनों जजों की बेंच ये फैसला सुना रही है, पढ़ रही है, जिसमें न्यायमूर्ति अरविंद कुमार कह रहे हैं कि यूएपी की धारा जो 15 है उसके दायरे और उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है उसको यहां पर बता रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें आतंकवादी कृत्य को यानी टेररिस्ट एक्ट को परिभाषित किया गया है। टेररिस्ट एक्ट को परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया है। यूएपीए डिफाइनिंग टेररिस्ट एक्ट यहां पर धारा 15 के तहत, सेक्शन 15 के तहत इसका जिक्र कर रहे हैं और इसके साथ साथ कह रहे हैं कि किसी कृत्य में कोई काम अगर होता है उसमें किसी की मौत होती है या विनाश होता है, ऐसे के इसके अलावा ये प्रावधान उन कृत्यों को भी शामिल करता है जो सेवाओं को बाधित करते हैं और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, यानी सर्विसेज को बाधित करना, अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा करना। इसलिए ये कृत्य, ये धारा 15 यहां 15 का जिक्र कर रहे हैं, ये अलग अलग किसी ढंग से एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि हम जो निर्णय सुनाने जा रहे हैं वो निर्णय सही कैसे होगा, ये बताने की कोशिश हो रही है। पहले उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। अमलेंदु जी एस्टैब्लिश किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जांच सिर्फ इस बात तक सीमित है कि क्या यह कानूनी ढांचे को ध्यान में रखते हुए पहले नजर में सीधे तौर पर शामिल या साजिश करने वाला है और क्या लोगों के तथ्य किसी बदलाव की जरूरत बताते हैं। हम जमानत की अर्जी पर विचार करते समय दोहराते हैं कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि हर आरोपी एक ही स्थिति में नहीं है, यानी हर आरोपी की एक ही स्थिति नहीं है। इसका मतलब राजीव जी कि कुछ आरोपियों को जमानत मिलेगी और कुछ को जमानत नहीं मिलेगी, ये समझा जा सकता है अभी तक की बात से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और शुरुआत में ही कह दिया था जजेस ने कि चूंकि ये थोड़ा लंबा है, लेंदी है, तो इसलिए ये मैं पढ़ के अभी सुनाऊंगा पहले, फिर फैसला बताऊंगा अपना फाइनली कि बेल यानी जमानत स्वीकार की जाती है, जमानत दी जाती है या नहीं दी जाती है, बेल ग्रांटेड और रिजेक्टेड, ये बात हम बाद में बताएंगे। लेकिन पहले अपनी बात रखना चाह रहे हैं जज, और जजेज यहां पे अपनी बात रख रहे हैं। जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच, यहां पर उमर खालिद, मीरन हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफाउर रहमान, इन सब के शर्जिल इमाम, इन सब पर आज फैसला सुनाया जा रहा है। फैसले की घड़ी है। जजमेंट में यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक अपील की स्वतंत्र रूप से जांच करना आवश्यक हो जाता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि सभी अपीलकर्ता की दोष सिद्धि समान नहीं है। सहभागिता के क्रम के अनुसार न्यायालय को प्रत्येक आवेदन का अलग अलग मूल्यांकन करना होता है। अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को लंबी अवधि की पूर्व परीक्षण हिरासत को उचित ठहराना होगा। ये सारी बातें यहां पर, यानी अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को लंबी अवधि की पूर्व परीक्षण हिरासत को उचित ठहराना होगा। ये भी कहा जा रहा है 21 के अनुसार कि आपने इतने लंबे अवधि तक इनको अगर आपने कैद में रखा है, हिरासत में रखा है, तो आखिर ऐसा क्या किया, क्या जरूरत थी इनको कैद में रखने की, यह भी आपको यहां पर साबित करना होता है इस 21 के तहत। ये यहां बताया जा रहा है। जजमेंट पढ़े जा रहे हैं कि आखिर आपने
प्री ट्रायल कस्टडी जो की है जी। वो कस्टडी आखिर उसकी जरूरत क्यों थी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया से षड्यंत्र के अभियोजन पक्ष का मामला खारिज नहीं होता। हाँ। उमर खालिद और शर्जील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न स्थिति है, यानी कि सबकी स्थितियां उमर खालिद और शर्जील इमाम और ये दोनों जो हैं अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न स्थिति में हैं। ये लोग डिफरेंट हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम की बात यहां कही जा रही है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का केस जो है बाकी आरोपियों से अलग है, ये कहा जा रहा है। जी 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 बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि उमर खालिद और जो शर्जील इमाम है इनका केस अलग है और बाकियों के केस अलग हैं। एक तरीके से ये स्पष्ट कर दिया। अब ये समझ में नहीं आया राजीव जी अभी तक के आदेश से कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी, या बाकियों को जमानत मिलेगी और शर्जील इमाम उमर खालिद को नहीं मिलेगी, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसके जो सभी आरोपियों के साथ एक जैसा बर्ताव करने से प्री ट्रायल डिटेंशन का खतरा होगा, इसलिए इस कोशिश से सरकारी वकील का साजिश का केस खत्म नहीं होता। ये जजमेंट में आया है राजीव जी अभी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहां पर साफ साफ दो का नाम लेते हुए यहां जो बताया गया है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों बाकियों से अलग हैं, दोनों का केस बाकियों से अलग है। इसका मायने क्या रखता है? इसका मायने क्या यहां पर सीधे सीधे उमर खालिद और शर्जील इमाम को यहां जमानत नहीं मिलेगी और बाकियों को जमानत मिलेगी, ये होता है या कुछ और होता है? ये सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की घड़ी है और इसमें क्या फैसला आता है ये देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि फैसले की घड़ी इंतजार कर रहे हैं हम कि किसको यहां पर किन किन को जमानत मिलती है, किन किन को जमानत नहीं मिलती है। लेकिन यहां साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि आज कुछ को जमानत मिलेगी, कुछ को जमानत नहीं मिलेगी। अभी तक जो इंडिकेशन है यही है। बिल्कुल यही है। और जो राजीव जी उसको विस्तार देते हुए बताया गया है कि बेल पर फैसले के लिए अदालत को यह देखना होगा कि हर आरोपी का क्या रोल है और क्या लगातार हिरासत में रखने से कोई सही मकसद पूरा होता है और इससे प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर तो नहीं होता। इस तरह फर्क करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन है जो लगाया गया है। उमर खालिद और शर्जील अलग अलग लेवल पर हैं और इसे बराबरी और गलती के मामले में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह बेल की अपीलों की अलग अलग जांच करे ताकि यह देखा जा सके कि प्री ट्रायल लिबर्टी मिलती है या नहीं। लिबर्टी का एक ही समय में बुनियादी महत्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी को अकेले नहीं समझता। अगर बेल स्पेशल कानून के तहत मांगी जाती है तो कोर्ट को जांच को कानून के दायरे में रखने के अलावा और कोई और काम करना होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी यहाँ साफ साफ कि कोर्ट को क्या करना चाहिए इस ऐसे वक्त में जब जांच की बात आती है तब क्या करना चाहिए ये यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम पर इस वक्त फैसले की घड़ी, फैसला सुनाया जा रहा है और यहाँ कोर्ट अपने हिसाब से अपने ढंग से अपनी बातें यहाँ रख रहा है और जज जो हैं दोनों जजों की बेंच अपनी बात यहाँ रख रही है। जमानत पर निर्णय देते समय न्यायालय के प्रत्येक आरोपी के आरोपों पर विचार करना होता है और यह देखना होता है कि क्या निरंतर हिरासत किसी वैध उद्देश्य की पूर्ति करती है और क्या इससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर होता है। इस प्रकार यह भेद करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले अलग अलग हैं और समानता और दोष सिद्धि के संदर्भ में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह जमानत याचिकाओं की व्यक्तिगत रूप से जांच करे ताकि यह देखा जा सके कि क्या पूर्व परीक्षण स्वतंत्रता लागू होती है। स्वतंत्रता मूलभूत महत्व की है। साथ ही संविधान स्वतंत्रता को पृथक रूप से नहीं देखता। जब जमानत विशेष कानून के तहत मांगी जाती है तो न्यायालय को कानून की सीमाओं तक ही सीमित न रहकर व्यापक जांच करनी होती है। ये सारी बातें यहाँ कही जा रही हैं। यानी यहाँ कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि आज अगर इन लोगों को हम जमानत नहीं देते हैं तो क्या कारण है, किस कारण से हम इन लोगों को जमानत नहीं दे रहे हैं, ये यहाँ बताने की कोशिश हो रही है अमलेंदु जी। और जी राजीव जी, और शर्जील इमाम और उमर खालिद की शायद याचिकाएं जो है वो खारिज कर दी गई हैं। ये है
अपील करने वाली उमर खालिद और शर्जील इमाम की मुख्य और अहम भूमिका कानूनी रोक लगाती है। कोर्ट इस बात से सहमत नहीं है कि लगातार जेल में रहने की लिमिट सेक्शन 43D5 को पार कर दी गई है। बेल खारिज। अपीलकर्ताओं उमर खालिद और शर्जील इमाम की मुख्य भूमिका और निर्णायक भूमिका है। वैधानिक प्रतिबंध लागू होता है, इन पे यूएपीए लागू होता है। न्यायालय इस बात से सहमत नहीं है कि कारावास की निरंतर अवधि ने धारा 43D5 का उल्लंघन किया है, इसीलिए इन दोनों की जमानत अस्वीकृत की जाती है। यानी उमर खालिद और शर्जील इमाम अभी जेल में ही रहेंगे और इनकी जमानत खारिज की जाती है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट की दोनों जजों की बेंच ने खारिज कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों जजों की बेंच ने अपीलकर्ता उमर खालिद और शर्जील इमाम की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह इस वक्त की ब्रेकिंग खबर है, आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ब्रेकिंग प्लेट भी हम लाते हैं जल्दी से अपने स्क्रीन पे। लेकिन यह साफ है कि यहां उमर खालिद और शर्जील इमाम इन दोनों की याचिकाएं, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। धारा 43D5 का उल्लंघन यहां कोर्ट ने नहीं माना है। यह साफ यहां दिखाई दे रहा है कि धारा 43D का उल्लंघन यहां कोर्ट ने नहीं माना है और इसलिए इन दोनों की याचिका को यहां खारिज कर दी गई है। यह अभी की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी खबर और बाकी है। जी, खबर राजीव जी ये है कि आगे फैसले में कहा गया है कि सुरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने पर या इस ऑर्डर के 1 साल बाद ये अपील करने वाले जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। यानी 1 साल तो कम से कम जेल में रहेंगे ही, 1 साल तक जमानत की अर्जी भी नहीं दे सकते, उसके बाद ये अर्जी दे सकते हैं। ये उस फैसले में और राजीव जी कर दिया गया। अब इसमें एक चीज और जोड़ दिया गया है, देखिए यहां करेला उस पर भी नीम चढ़ा। इसी को कहते हैं कि 1 साल तक ये अब री अपील के लिए याचिका भी दायर नहीं कर सकते। यानी यहां साफ साफ कि 1 साल तक ये री अपील भी नहीं कर सकते, यानी साल भर ये जेल में और रहेंगे, उसके बाद जमानत की याचिका दायर कर सकते हैं। इतनी बड़ी खबर यहां पे और इतनी कठोर सजा, ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये कठोर सजा है, क्योंकि आप न सिर्फ जमानत याचिका खारिज कर रहे हैं बल्कि आप ये भी कह रहे हैं कि आप री अपील नहीं कर सकते हैं। यानी आप इसके लिए अपील नहीं कर सकते हैं जमानत के लिए। तो ये यहां साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों जजों की बेंच ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की याचिका, जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह साफ दिखाई दे रहा है उमर खालिद और शर्जील इमाम जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। इस जमानत याचिका में साफ साफ कहा गया है कि हम इनको जमानत नहीं दे सकते हैं। ये बात यहां आ रही है अमलेंदु जी। आगे कुछ आगे राजीव जी है कि गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को रिहा किया जाता है, मतलब इनकी बेल ग्रांट की जाती है। इन आरोपियों को जमानत देने से यह नहीं लगता कि उनके खिलाफ आरोप कमजोर पड़ गए हैं। उन्हें नीचे दी गई शर्तों, लगभग 12 शर्तें हैं, पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तो ट्रायल कोर्ट आरोपियों की बात सुनने के बाद जमानत रद्द करने के लिए आजाद होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर साफ साफ कहा गया है कि सुरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने पर या इस आदेश की तारीख से 1 वर्ष पूरा होने पर यह अपीलकर्ता जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 साल आज की तारीख से सीधे अब 5 जनवरी 2027 से पहले 5 जनवरी 2027 से पहले उमर खालिद और शर्जील इमाम अपनी जमानत याचिका पर अपील नहीं कर सकते। उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में ही रहेंगे उमर खालिद और शर्जील इमाम। लेकिन गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद, ये गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद, इन सबको जमानत दी जाती है, इन सबको जमानत दे दी गई है। लेकिन इसके साथ उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की याचिका खारिज कर दी है। जेल में ही रहेंगे उमर खालिद और शर्जील इमाम। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, और न सिर्फ जमानत बल्कि यहां साफ साफ यह भी है कि इन दोनों को अगले साल यानी 5
तारीख तक। और इसमें एक बात यह है कि अगर जांच पहले पूरी हो जाती है तब ये अपील कर सकते हैं, लेकिन जांच पूरी नहीं होती है। जांच कौन पूरी करेगा? वो पूरी करेगा जांच के लिए जो टीम बैठी हुई, यानी पुलिस करेगी जांच। लेकिन पुलिस क्या ये जांच चाहती है जल्दी करना? ये भी बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, अगर जांच करना ही चाहती तो इतना अभी तक लंबे समय तक अभी तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं होती? सब सप्लीमेंट्री चार्जशीट ही दाखिल हो रही है, और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी नहीं है, एक तरीके से कहा जाए हलफनामा जो है वो दायर किया गया है। तो इसको लेकर तो ये सवाल उठ रहे हैं राजीव जी, और सवालों पर मतलब उठना शुरू हो जाएंगे। हालांकि जजमेंट में ये भी कहा गया है कि कुछ आरोपियों की मुख्य भूमिका और दूसरे आरोपियों की मदद करने वाली भूमिका के बीच के फर्क को नज़रअंदाज करने से मनमानी होगी, यानी मनमानी जो है वो रोकी जाए, तो इसलिए सबकी भूमिका पे अलग अलग विचार किया जाएगा, ये लगता है कहा जा रहा है। जी 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 बिल्कुल सबकी भूमिका पर अलग अलग विचार किया जाएगा। लेकिन जिनको जमानत दी गई है उनमें गुल्फिशा फातिमा है, मीरान हैदर है, शिफाउर रहमान है, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद, इन सबको जमानत दी जाती है, साफ साफ कोर्ट ने कहा है। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी जाती, इनको 1 साल बाद अपील करना होगा। बाकी 5 आरोपियों को राहत दी गई है, 7 में से 5 आरोपी राहत, और इन 5 आरोपियों को जमानत देने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई कमी नहीं आती है। उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है, और उसमें लगभग 12 शर्तें हैं जो शर्तें वहां बताई गई हैं। अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तो ट्रायल कोर्ट आरोपियों की सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। साफ साफ कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट इस जमानत को रद्द करने के लिए सुनवाई के दौरान, सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट जो है वो स्वतंत्र होगा। यानी ये मामला भी ट्रायल कोर्ट को दे दिया गया है। ट्रायल कोर्ट जब चाहे तब इनकी जमानत रद्द कर सकता है। हाँ, ये तो कर सकता है अगर उसका मिसयूज होता है। लेकिन एक साथ और जोड़ी गई है आदेश में राजीव जी कि चाहे कोई खास कानून बनाया गया हो, अदालत उसे लागू करने के लिए मजबूर है। अदालत आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं बल्कि कानून को चलाने वाले रोल और मटेरियल के आधार पर आगे बढ़ सकती है। ट्रायल कोर्ट को मामले को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और प्रोटेक्टेड गवाहों से बिना किसी देरी के पूछताछ की जानी चाहिए। ट्रायल कोर्ट कानून के हिसाब से कार्रवाई को रेगुलेट करेगा। यह पक्का किया जाता है कि ट्रायल समय पर हो और इसे केस की मेरिट पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं समझा जाना चाहिए। जी जी जी, चाहे कोई विशेष कानून बनाया गया हो, न्यायालय उसका पालन करने के लिए बाध्य है। कोई भी विशेष कानून बनाया गया हो, न्यायालय उसका पालन करने के लिए बाध्य है। न्यायालय विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि कानून के दायरे और उसमें निहित प्रावधानों के आधार पर कार्यवाही कर सकता है। परीक्षण न्यायालय को, यानी जांच जो है वो न्यायालय को मामले की सुनवाई शीघ्रता से करनी चाहिए। जांच परीक्षण न्यायालय जो यहां पर मतलब जो ट्रायल कोर्ट है, मेनली ट्रायल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई जल्दी से जल्दी करनी चाहिए और संरक्षित गवाहों की जांच बिना किसी देरी से की जानी चाहिए। परीक्षा ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार कार्यवाही का संचालन करना चाहिए। यह समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए है और इसे मामले की खूबियों पर किसी टिप्पणी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यहां साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दोनों जजों की बेंच ने कहा है कि दिस इज एंश्योर्ड फॉर टाइमली ट्रायल एंड मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एनी ऑब्जर्वेशन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस। यहां पर कहा जा रहा है साफ साफ दोनों जजों की बेंच की तरफ से, यानी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए 5 अन्य जो आरोपी हैं उनको जमानत दे दी गई है। और ये जो 5 अन्य आरोपी हैं उनमें गुल्फिशा फातिमा हैं, उनमें मीरान हैदर हैं, शिफाउर रहमान हैं, शादाब अहमद हैं, इन सबको जमानत दे दी गई है। लेकिन यहां बाकी 5 के अलावा जो मुख्य रूप से 2 हैं उनको जमानत नहीं दी गई है। न सिर्फ जमानत दी गई है बल्कि उनके साथ यह भी कहा गया है कि आप सीधे 1 साल तक, अगर ट्रायल की शुरुआत हो जाती है, जांच पूरी हो जाती है, ट्रायल की शुरुआत नहीं, जांच पूरी हो जाती है, तब यह जमानत की अपील कर सकते हैं, या साल भर बाद यानी सीधे आज की तारीख 2027 यानी 5 जनवरी 2027 तक ये इसी भूमिका में यानी कैद में रहेंगे। यह साफ बताया गया है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी गई, बाकी सबको जमानत दे दी गई। जी, बाकी सबको जमानत दे दी गई और यह कहा गया कि सबके मामले अलग अलग हैं, सबके मामले एक से नहीं है। उमर खालिद और शर्जील इमाम जो है इनका मामला अलग है और ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है राजीव जी कि अदालत ने मान लिया है कि ये जो है वो व्यवस्था के लिए खतरा है
अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। और ये भी कहा गया है कि जो यूएपीए की धारा 15 है उसमें बम बनाने तक ही आतंकवादी गतिविधि नहीं है, बल्कि अगर आप अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है तो भी आप यूएपीए के अंतर्गत आतंकवादी कृत्य होता है। यानी इसको और डिफाइन जो है इस अदालत ने कर दिया कि यूएपीए के अंतर्गत आतंकवाद क्या क्या है, चूंकि जो दलील दी गई थी वो यही दी गई थी कि इनके कृत्य जो है वो आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं। यही जो थे याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से राजीव जी दलीलें दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, यहां याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये आतंकवादी कृत्य हो ना हो, लेकिन ये प्रशासनिक ढांचा को यहां छिन्न भिन्न करने की कोशिश है, यानी सरकारी कामकाज में बाधा डालना और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना भी यूएपीए में आता है। अब पता नहीं ये यूएपीए में आता है कि नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने यही समझा था कि यूएपीए का मतलब आतंकवादी गतिविधियों में आप हैं, लेकिन अब अगर आपने इसका मतलब है साफ साफ इस जजमेंट से एक बात साफ समझ में आती है, एक चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित कर दी है कि अगर आप कल को कोई प्रदर्शन करते हैं, दुकानें बंद करवाते हैं और शटर गिरवाते हैं, तब भी आपके ऊपर यूएपीए लगवाया जा सकता है, क्योंकि आपको कहा जाएगा कि आपने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और आपने सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाया है। यानी सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाना और अर्थव्यवस्था में नुकसान पहुंचाना भी अब यूएपीए के तहत माना जाएगा। ये आज इन दोनों जजों की बेंच ने बता दिया है और इसी आधार पर यहां शर्जील इमाम को और उमर खालिद को बेल नहीं दी गई है। मुख्य कारण यही है। और इसके साथ साथ यह कहा गया है कि बेल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इसकी जांच भी पूरी हो, ये दोनों मुख्य आरोपी हैं, और साथ साथ जांच पूरी हो जाएगी तो ये जमानत के लिए अपनी याचिका फिर से दायर कर सकते हैं। जांच पूरी नहीं होगी तो 1 साल के बाद ही कर सकते हैं, यानी सीधे साल भर इनको जेल में रहना होगा। 1 साल खूब ढेर सारी और किताबें यहां उमर खालिद शर्जील इमाम को पढ़नी होंगी, और जैसे 6 साल बिताए वैसे 7वां साल भी बिताना होगा, ये दिखाई दे रहा है। और क्योंकि जांच कितनी तेज गति से चल रही है वो 6 साल में दिखाई तो दे रहा है, इसलिए यह भी तय मानिए कि जांच। लेकिन दूसरी बात, इन पांचों को जमानत दी गई है, इनके लिए भी एक बहुत ही जो तलवार की धार पर ये बाहर रहेंगे, क्योंकि कभी भी लोअर कोर्ट जो है कभी भी इनकी जमानत खारिज कर सकता है। वो भी यहां कह दिया गया है, साफ साफ बता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इस ऑर्डर में लिख दिया है कि लोअर कोर्ट जब चाहे, ये देखते हुए कि ये उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो 12 पॉइंट दिए गए हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो लोअर कोर्ट कभी भी इनकी जमानत खारिज कर सकता है। ये साफ यहां दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजीव, यही साफ दिखाई पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी याचिका जो है वो मतलब उनकी जमानत ट्रायल कोर्ट जो है वो कभी भी खारिज कर सकता है, चूंकि जो जांच एजेंसी है वो जाएगी कि भाई ये तो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं शर्तों का, जो 12 शर्तें दी गई हैं, और इनकी जमानत खारिज की जाए तो तुरंत जमानत खारिज कर दी जाएगी। ये राजीव जी समझा जा सकता है। तो अभी तक तो यही लग रहा है कि इसी तरीके का फैसला शायद आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो फैसला है ये, इस फैसले पर अब बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इतना तय है कि यहां 2 को छोड़कर बाकियों को जमानत तो मिल गई, लेकिन अब यहां सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों को जो जमानत दी गई, इन दोनों को जो जमानत नहीं दी गई है उस पर अभी बहुत सारी बातें होना बाकी हैं। होंगी बातें, क्यों नहीं होंगी, और कोर्ट का फैसला और उस फैसले पर बात होती रही है। ये कोर्ट का फैसला है और यहां पर साफ साफ ये भी कहा गया है कि यह उचित समझा जाता है कि निचली अदालत यह सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि संरक्षित गवाहों की जांच बिना किसी देरी के आगे बढ़े, मुकदमे को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। निर्णय यहां पर फिर दूसरा है कि मुकदमा जो है वो निरंतरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।